हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कल शाम को टेलीग्राम पे मैंने एक क्विज़ करवाई थी 20 क्वेश्चंस की। तो उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस में काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है, तो मैंने सोचा कि वो कन्फ्यूज़न भी क्लियर कर देती हूँ। साथ में जो लोग यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं उनके लिए क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर मैं बताऊँगी, साथ में जिन पे कन्फ्यूज़न है उनका वो भी मैं क्लियर करूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगी। तो जो पहला क्वेश्चन है, हाँ एक चीज़ और बता दूँ, ये जितने भी वीडियोज़ हैं ये सारी जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे रिवीजन क्लास पे बेस्ड थे। तो आपको अगर नहीं समझ आ रहा है तो वो एक करके सारे देख लीजिए, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी ये चीज़ें। तो पहला क्वेश्चन है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में जो भौतिकवाद का कॉन्सेप्ट था ये मार्क्स ने किससे लिया था? ऑप्शन था हीगल, डार्विन, फायरबाख और नीत्शे। तो ज़्यादातर बच्चों ने हीगल को टिक किया था, लेकिन हीगल से मार्क्स ने लिया है द्वंद्व का कॉन्सेप्ट। ये जो भौतिकवाद की अवधारणा थी ये मार्क्स ने ली थी फायरबाख से। तो राइट आंसर हो जाएगा फायरबाख। सिर्फ 16% लोग का ये करेक्ट आंसर था, बाकी सबने गलत किया था ये। सेकेंड क्वेश्चन था, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के संबंध में असत्य कथन है, मतलब कि इसमें से कौन सा है जो कि डायलेक्टिक मटेरियलिज्म के संबंध में गलत है? तो ये निषेधों का निषेध होता है, तो ये सही है। द्वंद्व जो होता है निषेधों का निषेध का नियम होता है। ये सतत प्रक्रिया होती है, ये भी सही है। इसमें गुणात्मक परिवर्तन भी होता है, ये भी सही है। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है, विरोध परस्पर विरोधी होती हैं, ये गलत है। क्योंकि जहाँ पे द्वंद्व होता है तो वहाँ पे ये चीज़ मानी जाती है कि जो विरोध है उनमें परस्पर एकता होती है। तो परस्पर विरोधी नहीं होते, उनमें परस्पर एकता होती है। ये चीज़ मैंने मार्क्स वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाई है, अगर आपने देखा होगा तो आपको वो चीज़ पता होगी। अगला क्वेश्चन है, सामंतवादी युग में वर्गों के मध्य संबंध किस प्रकार के थे? जो रिलेशनशिप थी सामंतवादी युग में वो किस टाइप की थी वर्गों के बीच में? तो ऑप्शन है आपके मालिक नौकर, संरक्षक ग्राहक, संरक्षक मजदूर या फिर मालिक मजदूर। तो ये क्वेश्चन जो था बहुत सारे लोगों का गलत हुआ था, सिर्फ कुछ बच्चे थे जिन्होंने सही किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संरक्षक ग्राहक। सामंतवादी युग में जो लोग सामंत थे तो वो संरक्षक थे कृषि के, और जो किसान थे वो ग्राहक के रूप में उनसे भूमि लेते थे। तो ये रिलेशनशिप है। फोर्थ क्वेश्चन था, धर्म एक भ्रामक सूर्य है। ये तो सबको पता होगा, लेकिन इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था, कुछ दुर्खीम, कुछ बेबर, कुछ हीगल। लेकिन धर्म एक भ्रामक सूर्य है, धर्म के आधार पर ही जो पूंजीपति हैं ये मजदूर वर्ग को बरगलाते हैं, ये चीज़ बोली है मार्क्स ने। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, अतिरिक्त मूल्य को शोषण का आधार किसने माना? तो सरप्लस वैल्यू के आधार पर ही पूंजीपति लोग सर्वहारा वर्ग का शोषण करते हैं, ये चीज़ बताई थी आपके कार्ल मार्क्स ने। इसका राइट आंसर मार्क्स हो जाएगा। इसमें भी देखिए काफ़ी सारे बच्चों ने गलत किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मजदूर व्यक्ति निम्नलिखित में से किससे अलग नहीं होता है? जो एलाइनेशन का तो कॉन्सेप्ट है मार्क्स का, उसमें उन्होंने बताया था कि किस चीज़ से अलग नहीं होता है। तो किस किस से अलग होता है? तो वो स्वयं से अलग हो जाता है, साथी समूह से अलग हो जाता है, उत्पादित वस्तु से अलग हो जाता है, लेकिन अपने परिवार से अलग नहीं होता। ये क्वेश्चन सबका गलत हुआ था, मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग पढ़ क्या रहे हो। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स ने उत्पादन प्रणाली को संरचना के किस भाग में रखा है? तो उत्पादन प्रणाली यानी कि जितनी भी आर्थिक चीज़ें हैं वो सारी की सारी आती हैं अधोसंरचना में। अधोसंरचना यहाँ पे नीचे होती है। यहाँ पे आर्थिक उत्पादन की प्रणाली, औजार, हथियार, जितना भी आर्थिक चीज़ें हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी, और धर्म, कला, नैतिकता, प्रथाएं, ये सब ऊपर की तरफ है, नहीं ये अधोसंरचना में हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे हो जाएंगी, और अधोसंरचना में क्या है? आर्थिक आ जाएगा। तो राइट आंसर अधोसंरचना। उत्पादन प्रणाली कहाँ पे होगी? अधोसंरचना में। अगला क्वेश्चन है, श्रमिकों में पूर्ण चेतना आने पर कौन सा वर्ग बनता है? तो जब पूरी तरीके से चेतना आ जाती है श्रमिकों में तो वहाँ पे बनता है स्वयं के लिए वर्ग, जहाँ पे वो सोचते हैं कि दुनिया में जितने भी मजदूर हैं वो सब हमारे ही समान है, हमको संगठित होकर पूंजीपतियों के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। इस क्वेश्चन पे सबको बहुत डाउट था, क्वेश्चन नंबर 9, कि जब हमारे विचार बदलेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। ये चीज़ किसने कही है? तो विचारों के माध्यम से परिवर्तन का सिद्धांत दिया है वेबर ने। हीगल ने विचारों की बात तो करी है, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि वो चीज़ परिवर्तन से रिलेटेड, इन्होंने परिवर्तन से रिलेटेड नहीं किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेबर। अगला क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार सरल समाजों में एकता रहती थी क्योंकि
सरल समाजों में क्या चीज़ थी? सामूहिक चेतना बहुत अधिक थी। ठीक है, अब कुछ लोग उसमें नैतिक घनत्व को घुसा रहे हैं, तो नैतिक घनत्व उसमें कम था, सामूहिक चेतना कम नहीं ज़्यादा थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामूहिक चेतना अधिक थी जो सरल समाज थे। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक तथ्य होते हैं मतलब किस प्रकार के होते हैं? तो क्या ये व्यक्तिगत होते हैं, सामान्य होते हैं, अज्ञात होते हैं या फिर मापनीय नहीं होते हैं? तो ये इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा कि जो सामूहिक तथ्य होते हैं ये सामान्य होते हैं। ये सबसे एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, सबसे उपयुक्त। निम्नलिखित में से कौन संस्कृति के अभौतिक पक्ष से संबंधित है? संस्कृति का अभौतिक पक्ष मतलब कि जो चीज़ भौतिक ना हो। अभौतिक पक्ष का मतलब हो गया पवित्र पक्ष। अब पवित्र किसको माना गया है? जो चीज़ पवित्र है वो है टोटम। अभौतिक का मतलब हो गया कल्चर, संस्कृति। ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? टोटम यानी कि पवित्रता। सहोदर भाई बहन विवाह है, जो ये भाई बहन के बीच में विवाह, इसको क्या माना जाता है? तो इसको निषेध माना जाता है। निषेध को एक और नाम से क्या कहते हैं? टैबू। टैबू है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब व्यक्ति की आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होती है तो वो नियमों को नहीं मानता, इस स्थिति को एनोमी कहते हैं। तो एनोमी का कॉन्सेप्ट दुर्खिम ने भी दिया है, मर्टन ने भी दिया है, लेकिन जब आवश्यकताओं के आधार पर एनोमी की बात आएगी तो वो दुर्खिम होंगे। लक्ष्य साधन की बात आएगी तो वहाँ पे मर्टन होंगे। मजदूरों द्वारा की गई आत्महत्या किस श्रेणी में आएगी? जो मजदूरों ने आत्महत्या की है उसको हम किस श्रेणी में रखेंगे? तो मजदूर लोग क्या सोचते हैं कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है उसमें हमारी किस्मत जिम्मेदार है, क्योंकि पूंजीपति लोग उनको झूठी चेतना दे देते हैं कि तुम्हारी किस्मत में ही ये चीज़ है। तो धर्म के आधार पर वो झूठी चेतना के आधार पर अपनी किस्मत को जिम्मेदार मानते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? भाग्यवादी आत्महत्या, क्योंकि वो किस्मत को जिम्मेदार मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत क्या बताता है हमको? तो जो दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत है, इससे हमको जानने को मिलता है कि जो समाज की एकता है, उसका एकीकरण है, उसका प्रकार कैसा है। ठीक है, सामाजिक एकीकरण की कोटि को बताता है ये चीज़ मैंने बताई हुई है दुर्खिम वाले वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा सामाजिक जीवन के लिए तैयार हो रहे नए पीढ़ी पर पुरानी पीढ़ी का प्रभाव है। ये किसने कहा है? 2-3 बार ये क्वेश्चन आया है और इसका राइट आंसर है दुर्खिम। दुर्खिम ने ये चीज़ कही है। अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक ऐतिहासिक विधि से धर्म का विवेचन किसने किया है? तो कंपैरेटिवली प्लस ऐतिहासिक रूप से किसने धर्म का विवेचन किया है? तो वो है आपके वेबर। ठीक है, वेबर ने तुलनात्मक ऐतिहासिक विधि प्रयोग करी है और धर्म का विवेचन किया है। आइडियल टाइप क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं? तो आइडियल टाइप आइडियल होते हैं? बिल्कुल नहीं। आइडियल टाइप रियल होते हैं? ज़रूरी नहीं है। व्यक्तिगत विश्वासों से परे होते हैं? तो बिल्कुल गलत है। तो आइडियल टाइप कैसे होते हैं? हमारे आइडियाज़ से संबंधित होते हैं, हमारे विचारों से संबंधित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था लास्ट, समाजशास्त्र में मूल्य प्रासंगिकता का समर्थन किसने कहा है? किसने ये चीज़ बोली कि जो मूल्य है वो रिसर्चर के वो जुड़े रह सकते हैं इसमें? तो ये चीज़ कही है आपके वेबर और योगेंद्र सिंह दोनों ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी बोथ। पहले वेबर ने ये चीज़ कही है, फिर इसी चीज़ का समर्थन कर दिया योगेंद्र सिंह ने। तो ए बी बोथ है, समाजशास्त्र में मूल्य प्रासंगिकता का समर्थन इन्होंने किया है। अब ये तो हो गए क्वेश्चन। ठीक है, अभी आपके लिए टिप्स मैं कुछ बता देती हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं इनको कैसे करना है। ये जो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हैं, अगर आप ऐसे ही एग्ज़ाम में करोगे तो सोचो ना तो आपका नेट होगा ना ही ज़ेरफ होगा और आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो ये गलती क्यों कर रहे हो आप? पहली बात तो ये है कि आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि थिंकर तो मेरा तैयार है, तो इस चीज़ को मत वो करो, आपको रिवीजन करते रहना है। दूसरी चीज़ है कि आप रिवीजन कर ही नहीं रहे हो, तो लैक ऑफ रिवीजन आपके क्वेश्चन जो हैं वो गलत हो रहे हैं। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्यों आपके गलत हो रहे हैं? क्योंकि आप लोग का जो मन है वो एकाग्र नहीं है, आप बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रहे हो, इधर भी पढ़ रहे हो उधर भी पढ़ रहे हो, इसका भी देख रहे हो उसका भी देख रहे हो। अरे यार, जब एक बार कॉन्सेप्ट आपको एक टीचर क्लियर करवा रहा है तो अपने मन को एक जगह पे स्थिर रखो, एक जगह पे शांत रखो, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। कोई भी, हर एक टीचर का
अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है, कोई किसी तरीके से उसी बात को समझाता है, कोई किसी तरीके से। तो अगर आप 10 लोगों से वही चीज़ समझोगे तो आपका दिमाग तो एक ही है ना, वो दिमाग कन्फ्यूज़ होगा कि नहीं होगा? तो उसमें आपको कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगी, आप एग्ज़ाम में गलतियाँ ज़्यादा करोगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मन को स्थिर रखो, एक जगह पे स्थिर होके पढ़ाई करो, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। जो भी पढ़ो उसका रिविज़न करते रहो और थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। मतलब कि कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, आप 6 घंटे पढ़ो लेकिन क्वालिटी कंटेंट पढ़ो, अच्छा पढ़ो। थोड़ा-सा कम पढ़ोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा पढ़ोगे, जो भी पढ़ोगे वो याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो भ्रमित मत हो, ये नहीं कि यहाँ भी देख रहे हैं, वहाँ भी देख रहे हैं, इसका भी देख रहे हैं, उसका भी देख रहे हैं। एक जगह पे स्थिर होके अच्छे से तैयारी करो, एक मेंटर बनाओ, उसको फॉलो करो तो अच्छे से आपका हो जाएगा और रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अप्लाई करोगे, फॉलो करोगे तो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, कल एक और क्वेश्चन आया था कि बेसिक से अगर स्टार्ट करना हो, आज ही पूछा था किसी ने, तो क्या करें? तो बेसिक के लिए जो रिवीजन क्लासेस मैं बना रही हूँ, ये किस लिए हैं? ताकि आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए। जो बेसिक में क्या आता है आपका, जो थिंकर्स हैं, जिन लोगों ने सोशियोलॉजी की नींव रखी है, तो सबसे पहले तो हमको उन्हीं को पढ़ना पड़ेगा ना। तो जैसे मैंने बताया कि समाज क्या है, इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना चुकी हूँ। संरचनात्मक प्रकारवाद, संरचनावाद, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, कार्ल मार्क्स की थियरी, दुर्खीम की थियरी, ये सारे के सारे जो भी रिवीजन क्लासेस हैं, कितना अच्छे से मैंने डिटेल में बताया हुआ है उसको। आप लोग उन चीज़ों को देखो, उनको समझो। मैं ये नहीं करी कि वहाँ से नोट्स बनाओ, क्योंकि वीडियोज़ थोड़ा सा बड़ी हैं, नोट्स बनाओगे तो आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। तो उनको देखो, उनको समझो, समझ के अपने दिमाग में वो कॉन्सेप्ट फिट कर लो और कोशिश करो कि ये जो कल स्कोर था, इसको नेक्स्ट टाइम में जब भी मैं क्विज़ कराऊँ तो आपका स्कोर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो। क्योंकि कल मुझे आप लोगों से बहुत ज़्यादा निराशा हुई। मुझे लग रहा था कि आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही है, बट वो चीज़ मुझे दिखी नहीं। कुछ ही बच्चे थे जो कि अच्छा कर पा रहे थे। तो अपने स्कोर को अच्छा करने के लिए रिवीजन करो, एक जगह पे स्थिर होके एक टीचर को फॉलो करो, और दूसरी चीज़ कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो और ओवर कॉन्फिडेंस भी मत हो और बिल्कुल लो कॉन्फिडेंस भी मत हो। एक कॉन्फिडेंट रहो, अच्छे से पढ़ो और ऐसे ही लग के करोगे तो आपका ज़ेआरएफ भी होगा, आपका नेट भी होगा, आपको जॉब भी मिलेगी, सिलेक्शन भी होगा, तो सब कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।